हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCL आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों बता दें कि आपको यहां पे 2023-24 का यूपी बोर्ड की तरफ से न्यू मॉडल पेपर जारी हुआ है। आज के इस वीडियो में यहां पे देखिए पूरा पेपर यहां पे समझाने की कोशिश करेंगे कि भूगोल का जो न्यू पेपर जारी हुआ है 2023-24 में वो किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं, पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 70 नंबर का आपका पेपर होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो आपके स्कूल से आपको जो है मिलता है, और यहाँ पे थ्योरी जो होगा 70 नंबर में से आपको जितना नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं वो आपको जो है इसमें प्रैक्टिकल में ऐड होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। 15 मिनट आपको जो है प्रश्न पत्र पढ़ने के दिया जाता है ताकि जो है आप जितना पूछा गया है उसका उतना ही जवाब दें। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पे देखिए पॉइंट 2 में लिखा गया है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। मतलब ये कुल मिला के 8 क्वेश्चन बहुविकल्पीय रहेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या जो है 9 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 17 से 22 लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, और 23 से जो है 24 दीर्घोत्तरीय रहेगा, और 26 और 25 नंबर क्वेश्चन मानचित्र का रहेगा। 26 क्वेश्चन नंबर जो पूछा जाएगा ये भारत का रहेगा, और इसके बाद जो है जो 26 नंबर क्वेश्चन है ये आपका संसार से पूछा जाएगा। संसार का मानचित्र भी आएगा और भारत का मानचित्र आएगा, दोनों भरने के लिए आएगा। ये तो मैं गारंटी कि आपका 10 नंबर ही तो फिक्स करा दूंगा, क्योंकि ये मानचित्र संसार का और भारत का कैसे भरा जाता है इसका एक प्रारूप वीडियो मैंने बनाया है। बाकी जो है आपको मैं आगे और अपडेट करता रहूँगा, बताता रहूँ कैसे मानचित्र सही तरीके से भरा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पूछा गया है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। अगर दोस्तों आप पूरा पेपर ये सॉल्व कर लेते हैं तो गारंटी है कि इसमें से कम 5 से 10 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। बोर्ड पेपर में 5 से 10 नंबर आपके इस प्रश्न से पूरा पेपर जो है आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके इस पेपर से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं जो जारी किया जाता है उसमें से क्वेश्चन जरूर फंस जाते हैं, बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल देता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही रहता है। तो यहाँ पे सवाल दोस्तों है कि मानव विकास की जो अवधारणा है ये किसने दिया है। अवधारणा का मतलब होता है थॉट या विचार, जो भी भावनाएं होती हैं वो मानव विकास के बारे में किस व्यक्ति ने दिया है, किस विद्वान ने दिया है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे पाकिस्तानी जो है अर्थशास्त्री हैं, और उस पाकिस्तानी अर्थशास्त्री का नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देश में से किस देश में सहकारी कृषि सफल परीक्षण किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। सहकारी कृषि की बात करें तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा, क्योंकि सहकारी जो कृषि होती है वो डेनमार्क में सबसे पहले इसका सफल परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग मैक्सिको की खाड़ी में जो है से संबंधित है। तो मैक्सिको खाड़ी में है। ये जो है क्वेश्चन नया ऐड हुआ है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवहन और संचार वाले चैप्टर हैं वो 2 चैप्टर ऐड हुए हैं 2023-24 में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं मैक्सिको की खाड़ी बात करूँ तो मैं थोड़ा आपको महसूस करा दूँ कि मैक्सिको जो खाड़ी है वो कहाँ पे है। अगर मैं इसको जो है मैक्सिको खाड़ी जो है ये है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के जो है आपको मैं थोड़ा सा मानचित्र से दिखा दूँ ताकि आपको जो है स्पष्ट हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जो ये वाला है, ये पार्ट जो आप खाली स्थान देख रहे हो, ये वाला खाली स्थान, ठीक है, इसी को मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी। तो इस मैक्सिको की खाड़ी में कौन सी नदी आगे गिरती है, इसी बात को यहाँ पे समझना है। अगर दोस्तों डिटेल में आपको समझा दे तो ये जो है नक्शा आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका का है। ठीक है, और इसमें जो है नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है ऊपर जो है यहाँ पे कनाडा देश है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे कनाडा देश है, और यहाँ पे जो है यूएसए। ठीक है, यूएसए में जो नदी बहती है उसका नाम है मिसिसिपी। ठीक है, तो ये जो आंसर हो जाएगा मिसिसिपी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी में जो है जलमार्ग सा आता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। तृतीय क्रियाकलाप का मतलब होता है जिसमें सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है। वो क्रियाकलाप जिसमें जो है सेवा क्षेत्र संबंधित होता है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, एक सब्जी विक्रेता, एक दुकानदार, एक मोची, एक नाई, जो है इसमें तृतीय क्लाब के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि तृतीय क्लाब के अंतर्गत नहीं है, ये पूछा है। इसमें से एक सही होगा, मतलब तृतीय क्लाब नहीं होगा, वही हमें सही करना है। समझने की कोशिश करते हैं। जो मनोरंजन सेवाएं होती हैं
मैंने आपको अभी बता दिया सेवा से संबंधित क्या होता है, तृतीय क्रियाकलाप होता है। तो मनोरंजन सेवा क्या हो जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है इसमें क्वेश्चन पूछा है नहीं, तो ये तो नहीं होगा। चीनी उत्पादन, अब देखिए जो चीनी उत्पादन है यहाँ पे किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, और उत्पादन जो होता है ये किस में गिना जाता है, तब आंसर हो जाएगा उत्पादन, ये द्वितीय क्षेत्र में गिना जाता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र किस में आता है, उद्योग में आता है। तो इसका जो है ये वाला ऑप्शन तो अभी यहाँ पे देखते हैं इसको, क्योंकि ये सही नहीं है, तृतीय क्रियाकलाप ये नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हलवाई का कार्य, हलवाई का जो कार्य होता है, हलवाई जो काम करता है वो भी पहले सेवा प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद सेवा के बदले उसको जो है पूंजी मिलती है। तो यहाँ पे जो है हलवाई क्या करता है, पहले सेवा करता है। इसके बाद अचल और चल संपत्ति का क्रय विक्रय। चल संपत्ति का मतलब ये होता है, चल मतलब क्या होता है, चलना, अचल मतलब नहीं चलना। ठीक है, तो अचल का मतलब ये होता है कि जैसे मकान हो गया, कोई जो है घर हो गया, ठीक है, जो कोई स्कूल हो गया, ये सब क्या होते हैं, अचल संपत्ति होते हैं। और चल का मतलब क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, चल संपत्ति है। तो चल संपत्ति का क्रय विक्रय होगा, तो वहाँ पे एक तरह से सेवा का काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उत्पादन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को हम उद्योग कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। तो तीसरा क्या हो जाए, दूसरा का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप नहीं है, तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन दिया है पे उत्तर विकल्प दिया है कि इसमें का वाला सही है कि खा सही है कि गा सही है कि ये सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। तो इसमें केवल दूसरा ही राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या आता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। जब आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं तो छोटा लिखते हैं या बड़ा लिखते हैं, आपका जवाब क्या होगा, आप बड़ा लिखते हैं। ठीक है, आप जो है विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न होता है वो कम से कम 3 से 4 पेज में लिखा जाता है। तो विस्तृत मतलब क्या हो गया, विस्तृत मतलब बड़ा हो गया, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए वाणिज्य, वाणिज्य का होता है व्यवसाय। ठीक है, वाणिज्य मतलब क्या होता है, व्यवसाय। अब जो भी आप काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, व्यवसाय के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अनाज यहाँ पे है, अनाज समझ में आता है ना भाई, अनाज तो सबको समझ में आता हो। कृषि, अब यहाँ पे सवाल ये है कि हम ऐसी कृषि कर रहे हैं, उस अनाज की कृषि कर रहे हैं जो अब व्यवसाय करना है और जो बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो यहाँ पे जो बड़े पैमाने पर हो रहा है उसी चीज़ को हमें समझना है। तो क्या जो बड़े पैमाने पर होगा, क्या प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होगा, भैया देखो बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्या उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ज़्यादा होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति क्या होगा, उत्पादन अधिक होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे खवाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे खेतों का आकार छोटा होगा, अगर खेतों का आकार छोटा होगा तो क्या वहाँ बड़ी विस्तृत कृषि हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो सिंपल सी बात आंसर नहीं होगा। यहाँ पे ये भी देख लीजिए, कृषि भूमि का कम होना, जनसंख्या का अधिक होना। अगर जनसंख्या अधिक रहेगी, कृषि भूमि कम रहेगी, तो क्या कृषि बड़े क्षेत्र में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप इसको आंसर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई रट्टा मार नहीं है, कोई यहाँ पे तुक्का मार नहीं है, सिर्फ समझने की बात है कि कैसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी इससे आप अपने आप से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे है कि पूर्वी भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है। नया चैप्टर हुआ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लिए क्योंकि ये पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। इसको मैं थोड़ा सा उसको मानचित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे कह रहा है भारत के पूर्वी तट पर। ठीक है, तो भारत का पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है, ज़रा मैं आपको थोड़ा सा आपको पूर्वी तट का और जो है दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कौन सा तट, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे। कह रहा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि पूर्वी तट पे, तो पूरब तट पे, पूरब तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में चेन्नई जो है, यहाँ पे पड़ेगा चेन्नई। चेन्नई जो है ये किस दिशा में हो गया, पूरब में हो गया। इसके बाद तो अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई देखिए कहाँ पे है, मुंबई है महाराष्ट्र में, तो मुंबई पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, अब मारमा गाँव कहाँ पे है, गोवा में है, गोवा का बंदरगाह है, तो कहाँ पे, पश्चिम में हो गया। चेन्नई यहाँ पे हो गया। तूतीकोरिन कहाँ पे, तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन यहाँ पे है, नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तूतीकोरिन हो जाएगा, तूतीकोरिन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल है कि चेन्नई और तूतीकोरिन ये दोनों ऑप्शन कहाँ पे है, पूरब में हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा और चौथा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर विकल्प में यहाँ पे दिया गया है घ वाला, तीसरा और चौथा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो पहला परमाणु ऊर्जा जो है स्टेशन ये स्थापित कहाँ किया गया था, इसके बारे में सवाल यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों तारापुर होगा, क्योंकि तारापुर में महाराष्ट्र में ये पड़ता है, महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में तारापुर में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा जो है यहीं पे स्थापित किया गया था। मैं थोड़ा सा आपको और याद कराने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो है तारा नाम की एक लड़की है, समझने की कोशिश करेंगे। तारा नाम की एक लड़की है, तारा और रावत नाम का एक लड़का है, ठीक है। तारा रावत से बोली, तारा रावत से बोली, ठीक है। तारा रावत से बोली, क्या बोली, तारा रावत से बोली कि मुलाकात नहीं हो रही है, थोड़ा सा मिल लेते हैं। तो तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, ठीक है। तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, कल पक्का मिलेंगे। तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे। फिर बोली मेरे लिए क्या लेकर आओगे, तो बोली तुम्हारे लिए क्या लेकर आएंगे, परौरा लेकर आएंगे, परौरा, तुम्हारे लिए परौरा और कांकर लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, परौरा और कांकर लेकर आएंगे। ये दोस्तों ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, समझने की कोशिश करेंगे। तारा रावत से बोली, तारा रावत से बोली कब मिलोगे, मुलाकात नहीं हो रही है। तारा रावत से बोली कि जो है कल पक्का मिलेंगे। तारा रावत से क्या बोली, कल पक्का मिलेंगे, तुम्हारे लिए परौरा और कांकर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। तारा से क्या हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा, तारा से तारापुर हो जाएगा, रावत से रावत भाटा हो जाएगा, ये दोनों साइलेंट है। कल पक्कम हो जाएगा, और परौरा ये हो जाएगा यहाँ पे नरौरा, और काकरा पारा हो जाएगा। तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, तुम्हारे लिए परौरा और कांकर लेकर आएंगे। परौरा का मतलब परवर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ट्रिक से आप हर पूरे जो है परमाणु ऊर्जा का नाम याद कर सकते हैं, क्योंकि अलग से भी पूछा जा सकता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्वेश्चन को कंपटीशन की तरह दिया है, थोड़ा अलग दिया है। कह रहा है कि नीचे कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, इस सही विकल्प चुनकर इसको लिखिए। तो यहाँ पे एक कथन दिया गया है, कह रहा है कि कथन में क्या कहा गया है, धान गेहूँ आम दलहन की फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयोगी है, ये कथन हो गया। अब कारण में कहा गया कि इसका कारण ये है कि जलोढ़ मिट्टी में अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है। तो जलोढ़ मिट्टी में देखिए, जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, जलोढ़ जो मिट्टी होती है हमेशा उसमें क्या होता है, जल ओढ़ लिखा है ना, यानी जल का ओढ़ना, ठीक है। जल का क्या है, ओढ़ना। तो जो मिट्टी होती है वो कैसा होती है, हमेशा जो है कहीं कहीं डूबी होती है मिट्टी में, मतलब पानी में। तो कहने तात्पर्य है कि नमी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल नमी होगी। तो आंसर देखिए, आंसर क्या होगा, कथन सही है, कारण भी सही है, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही है, एवं कारण कथन का उचित व्याख्या करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पूछा जाएगा। इसके बाद अति लघु क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो अति लघु क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी आपसे जो यहाँ पे दे सकते हैं 2 नंबर का एक सवाल होगा, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा 2 नंबर का, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पूरा परिभाषा मैं आपको नहीं बताऊँगा, सिर्फ समझने की क्वेश्चन कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी मैं इसको अलग से हल करवा दूँगा, पूरा पेपर सॉल्व करा दूँगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो पूरा अच्छे से समझा भी दूँगा दोस्तों आपको। रेडियल के शब्दों में मानव भूल को परिभाषित कीजिए, ये मैं प्रश्न करा चुका हूँ, आप इसको जरूर एक बार वीडियो देख लें। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत ये भी प्रश्न में करा चुका हूँ, और मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन से हैं ये भी प्रश्न में करा चुका हूँ। पंचम क्रियाकलाप ये कराना अभी बाकी है, इसको करा देंगे अच्छे से। इसके बाद तो अगला सवाल है कि आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या कितने भागों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, दक्षिण भारत के राज्यों में किस राज्य में भौम जल का उपयोग कुल भूमि जल के संभाव्य से अधिक, 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दक्षिण भारत है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत का दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का मतलब दोस्तों आप यहाँ पे समझिए ये क्या है, ये दक्षिण भारत है, ठीक है। दक्षिण भारत में किस राज्य में भौम जल का मतलब कि जो भूमि से निकालते से नल से निकालते हैं उसका उपयोग किया जाता है, तो संभाव्य से अधिक है, मतलब कि जितनी हमें चाहिए उससे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे 2 कारण बताना है, इसका 2 कारण क्या है यही यहाँ पे लिखना है। आगे देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिक्षिप्त एकांकी बस्तियों से क्या किस प्रकार की होती है, भारत में किन्हीं 2 राज्यों का नाम बताइए। इसको इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, खनिज से पूछा गया है, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में 2 अंतर बताइए, क्या 2 अंतर है वही आपको समझना है। इसके बाद दोस्तों लघुत्तरीय क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार ज़रूर देखें ताकि जो है आप अच्छे नंबर से पास हो सके। बाकी मैं जो है कुछ क्वेश्चन इसमें से जरूर करूँगा जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों
दोस्तों आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, मैं मानचित्र जो है वो कवर कर दूँ कि मानचित्र क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे मानचित्र दिया गया है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो अगर भारत की जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो भारत में, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मानचित्र को समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको मानचित्र बनाकर लगभग बना देते हैं ताकि जो आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाएँ और आप मानचित्र को अच्छे से भर पाएँ, ताकि अब भविष्य में कोई आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों लगभग मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे हाथ से बना रहा हूँ। इस प्रकार से मोबाइल में छोटा स्क्रीन है, लेकिन स्पष्ट नहीं बन सकता, लेकिन मैं पूरा अच्छे से बना सकता हूँ। यहाँ पे पूछा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपी यहाँ पे है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कहा गया है यहाँ पे कि जो है क्वेश्चन यहाँ पे है पूरब पश्चिम से जो है, यहाँ पे इसका मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कट गया ये, इसको थोड़ा पूरा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए समथिंग इस प्रकार से है। अब दोस्तों यहाँ पे कहा कि पूरब से पश्चिम में प्रवाहित होने वाली एक नदी, मैंने आपको बताया था ये पूरब है। ठीक है, ये पूरब है और इधर क्या है, इधर पश्चिम है। और क्वेश्चन पूछा है कि पूरब से पश्चिम प्रवाहित होने वाली एक नदी पूछा है। तो अगर यहाँ से मैं आपको नदी दिखाऊँ तो आप लगभग मान के चलिए मानचित्र डिलीट हो गया। समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एहसास करा दूँ, यहाँ पे मानचित्र मिस्टेक हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा सा, लगभग बन जाएगा अभी। समथिंग कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, एक ऐसा ही मानचित्र मान लेते हैं इस प्रकार से। अब पूछा है कि जो है यहाँ पे कि पूरब से पश्चिम प्रवाहित होने वाली नदी, तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा दिशा है, ये है जो है आपका, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा पूरब। ठीक है, अब यहाँ पे मानचित्र को भरना है तो आप यहाँ भरेंगे कौन सी नदी है, नर्मदा नदी आप भर सकते हैं। यहाँ से नर्मदा नदी इस प्रकार से आके पश्चिम में गिरती है, ठीक नदी हो जाएगा। अगला सवाल है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश कहाँ पे है, एमपी में, ये है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक तांबा क्षेत्र भरना है तो आप यहाँ मलंज खंड भर सकते हैं। ठीक है, गुजरात का सबसे बड़ा महानगर पूछा है, गुजरात ये है, यहाँ पे देखिए गुजरात है। और गुजरात का सबसे बड़ा महानगर कौन सा हो जाएगा, उसकी राजधानी गांधीनगर, उसकी जो नदी मतलब सॉरी शहर है गांधीनगर, वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो उत्तर प्रदेश का एक परमाणु शक्ति केंद्र पूछा है। अभी मैंने बताया था आपको यहाँ पे जो परमाणु ऊर्जा केंद्र में, उसमें जो है आपका नरौरा, अजय परौरा, जो मैंने आपको याद करवाया था, यही नरौरा कहाँ पे है, यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पांचों का आंसर बता दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे संसार वाला, थोड़ा देख लेते हैं संसार का भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। संसार का देखिए एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कीजिए मालदीव। ठीक है, मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मालदीव जो है कम जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। अगला सवाल है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्र मतलब देश बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो उत्तरी अमेरिका को मैंने भी बनाया था, एक बार फिर से मैं आपको एहसास करा दूं। उत्तरी अमेरिका को इस प्रकार से, उत्तरी अमेरिका कहीं दिखता है तो उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है दोस्तों, वो बता दें यहाँ पे कनाडा है। ठीक है, कनाडा जो है ये सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का। दूसरे नंबर पे है यूएसए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर बदल दे तो आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। अगर जनसंख्या पूछ लेगा तो जनसंख्या में हो जाएगा यूएसए, लेकिन अगर क्षेत्रफल में पूछेगा तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब पूछा है जापान का सबसे बड़ा नगर, तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है, यही इसका सबसे बड़ा नगर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर जोड़ने वाली नहर, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको और मानचित्र से दिखाता हूँ। पूछ रहा है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखने की कोशिश करेंगे, 2 मिनट के लिए बने रहिए, पूरा मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे टाइम लग रहा है यहाँ पे अगर मैं बात करें इस प्रकार से जो है, ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ इसके जो नीचे है यहाँ पे हो जाएगा साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों साउथ अमेरिका हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे आपको दिखाई देगा अटलांटिक महासागर, यहाँ पे दोस्तों है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। और इस साइड आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर, यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे एक नहर है और इसी नहर से यहाँ पे पूछा गया है, और इस नहर का नाम है सुएज नहर। इसी नहर का नाम है सुएज नहर। यही दोस्तों नहर है जो जोड़ने काम करता है। सवाल यही पूछा गया है, सवाल दोस्तों यही पूछा गया है कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जोड़ने वाली कौन सी नहर है। आंसर क्या हो जाएगा, सुएज नहर हो जाएगा। ऐसे अगर दोस्तों कोई बता देगा तो मुझे आके
आके बता देना कि ऐसे कोई बताया होगा। दोस्तों 100% मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाए, रट्टा ना मारना पड़े आपको, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है, लेकिन आप समझ जाएंगे, लंबे टाइम तक आप याद कर पाएंगे। अगला सवाल है, राइन नदी जो है जलमार्ग कहाँ पे है? तो राइन नदी का जो जलमार्ग के दो देशों के मध्य बताया गया है। तो जो राइन नदी है ये जर्मनी जहाँ हिटलर रहने वाला था, जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी। इसके बाद दोस्तों है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, ये हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। अब दोस्तों स्विट्ज़रलैंड हो गया और जर्मनी के दोनों देशों के बीच में यहाँ पे जो है राइन नदी बहती है। बाकी और देश भी हैं, लेकिन ये दोनों के 10 देशों के मध्य व्यापार भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों है। इस प्रकार से तो ये मानचित्र पूरा आप यहाँ पे दे सकते हैं और मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश किया है। इस पूरे PDF को मैं जो है टेलीग्राम पे भेज दूँगा, ठीक है, और व्हाट्सअप चैनल मैंने बनाया है, व्हाट्सअप चैनल पर भेज दूँगा, दोनों जगह भेज दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।